अफ़गानिस्तान में केओस और एनर्की की स्थिति हमेशा से बनी रही है। मतलब अफ़गानिस्तान में ज़्यादा समय तक स्थिति स्टेबल नहीं रहती और ऐसा नहीं है कि कुछ ही सालों से अफ़गानिस्तान में ये सब चल रहा है, बल्कि एंशिएंट टाइम से ही इन्वेजन्स के कारण वहाँ पर अराजकता की स्थिति बनी रहती है। पहले अफ़गानिस्तान के कुछ क्षेत्र और कुछ हिस्से एंशिएंट इंडिया के गंदहारा का हिस्सा थे। गंदहारा यानी जो आज का कंदहार जिसे बोला जाता है, जो कि अब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। साउथर्न और ईस्टर्न अफ़गानिस्तान के कुछ क्षेत्र पहले से ही पश्तून लोगों द्वारा बसाए हुए थे। ये ईस्टर्न ईरानियन एथनिक ग्रुप से आते हैं और पश्तो लैंग्वेज भी ईस्टर्न ईरानियन लैंग्वेज मानी जाती है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के अनुसार 550 BC के आसपास अफ़गानिस्तान पर अकेमेनिड एम्पायर का शासन हुआ करता था, जिसे अकेमेनियन एम्पायर या अकेमेनियन डायनेस्टी भी कहा जाता है। ये एक एंशिएंट ईरानियन एम्पायर था और इसके फाउंडर थे साइरस द ग्रेट। साइरस द ग्रेट ने इंडस वैली के वेस्ट रीजन पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था और फिर साइरस की मृत्यु के बाद डेरियस फर्स्ट ने इस साम्राज्य का एक्सपेंशन किया था और फिर 331 BC के आसपास यहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और फिर डेरियस थर्ड और अलेक्जेंडर के बीच एक बैटल लड़ी गई जिसे बैटल ऑफ गौगमेला भी कहा जाता है। और इस बैटल में किंग डेरियस के हार के साथ ही पर्शियन अल्केमेनियन एम्पायर का एंड होता है और ग्रीक एम्पायर का शासन शुरू होता है। लेकिन अलेक्जेंडर के लिए ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि अफगान ट्राइबल एरियाज़ में गोरिल्ला वॉरियर्स और ट्राइबल लोगों द्वारा अलेक्जेंडर को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इसीलिए अलेक्जेंडर ने अफ़गानिस्तान के बारे में कहा था कि अफ़गानिस्तान में घुसना तो आसान है लेकिन निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बताया जाता है कि अलेक्जेंडर के समय अफ़गानिस्तान में ग्रीक कल्चर का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है और अलेक्जेंडर के टाइम पर यहाँ पर कई शहर भी बसाए गए थे, जिसमें एक था अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एरियंस, जो आज का हेरात सिटी बताया जाता है। और फिर 323 BC के आसपास अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है और उसी के साथ ही अलेक्जेंडर का साम्राज्य बिखरना शुरू हो जाता है। और फिर अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस द्वारा ईस्टर्न पार्ट पर कब्जा कर लिया जाता है और सेल्यूकस अपने आप को एम्परर घोषित कर देता है और फिर यहीं से सेल्यूसिड डायनेस्टी और सेल्यूसिड एम्पायर की शुरुआत होती है। उसके बाद मयूरा एम्पायर द्वारा यहाँ पर अटैक कर दिया जाता है, जिसे लीड कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर कई रीजन्स और टेरिटरीज पर मयूरा डायनेस्टी का कब्जा हो जाता है। और फिर सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक पीस ट्रीटी भी साइन होती है, जिसमें साउथ हिंदू कुश टेरिटरी मयूरा एम्पायर के हिस्से में आती है, जिस पर अलेक्जेंडर ने कब्जा कर लिया था। और कुछ सोर्सेस का कहना है कि इस पीस ट्रीटी में इंटर मैरिज भी शामिल थी, जिसमें सेल्यूकस की डॉटर की शादी होती है और बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी दिए जाते हैं। और मयूरा डायनेस्टी के समय पर ही अफगानिस्तान में बुद्धिज़्म का भी राइज हुआ था और इसके बाद भी अफगानिस्तान में इन्वेजन्स का सिलसिला जारी रहता है और एक के बाद एक किंगडम्स यहाँ पर अपना शासन स्थापित करते हैं, जैसे कीको बैक्ट्रियन किंगडम, इंडो ग्रीक किंगडम, इंडो सिंथियंस किंगडम, इंडो पार्थियंस, कुशान्स, ससेनियन एम्पायर, हुनाज, वाइट हंस और इनके अलावा और भी एम्पायर्स द्वारा यहाँ पर आक्रमण का सिलसिला चलता रहता है। और इसके बाद ही यहाँ पर कुशान्स एम्पायर का एंड होता है और ससेनियन एम्पायर का राइज होता है। और ये ससेनियन एम्पायर जो था ये एक पर्शियन एम्पायर था, जिसे आखिरी किंगडम भी माना जाता है पर्शियन एम्पायर का। और जब अफगानिस्तान में ससेनियन एम्पायर का शासन था, उस समय पर यहाँ आगमन होता है अरब मुस्लिम रूलर्स का। लेकिन शुरुआत में अरब मुस्लिम रूलर्स को यहाँ पर कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि उस टाइम पर अफगानिस्तान छोटी छोटी लेकिन मजबूत रियासतों में बटा हुआ था, जिसके द्वारा अरब मुस्लिम फोर्सेस को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। वैसे मुस्लिम आर्मी ने ससेनियन ईरानियन एम्पायर को बैटल ऑफ नहावन में ईरान में हरा दिया था, लेकिन जब मुस्लिम फोर्सेस अफगानिस्तान की तरफ बढ़ी तो अफगानिस्तान में उन्हें भारी रिवोल्ट का सामना करना पड़ा। वैसे 9th सेंचुरी के आसपास अफगानिस्तान में कुछ लोकल इस्लामिक डायनेस्टी का उदय होना भी शुरू हो गया था, जिसमें से एक थी तिहरीदिस डायनेस्टी, जिसने नॉर्दर्न अफगानिस्तान के रीजन में कब्जा जमा लिया था। लेकिन अफगानिस्तान में पूरी तरह जो इस्लाम और मुस्लिम रूलर्स का जो आगमन होता है ये होता है 11th सेंचुरी के आसपास, जब गजनी डायनेस्टी के महमूद गजनी ने ईरान से लेकर इंडिया तक एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया था, जिसका नाम था गजनविद साम्राज्य।
फिर 1150 में गजनवीद एम्पायर पर गोरीज द्वारा अटैक कर दिया जाता है और मुइजुद्दीन, जिसे मोहम्मद ऑफ गोरी भी कहा जाता है, इसने गजनवीद एम्पायर को हराकर गोरी साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसके बाद मंगोल्स का इन्वेजन होता है और 1220 के आसपास अफगानिस्तान पर जेंगिस खान द्वारा अटैक कर दिया जाता है। उस टाइम पर अफगानिस्तान में ख्वारिज़मिन एम्पायर का शासन था, जिसके रूलर थे जलालुद्दीन, और वहाँ जेंगिस खान को भारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, जिसमें जेंगिस खान के ग्रैंडसन मुतुगन की मृत्यु भी हो जाती है, जिसके बदले में मंगोल्स आर्मी बहमिया सिटी में मैसेकर करती है और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और 14th सेंचुरी के आसपास अफगानिस्तान पर तिमूर द्वारा अटैक कर दिया जाता है। तिमूर जो कि तुर्क मंगोल ट्राइब से आता था, जिसे तैमूर भी कहा जाता है। तिमूर अफगानिस्तान के नॉर्दर्न क्षेत्र में अपना कब्जा जमा लेता है और यहीं से तिमूरिद एम्पायर की शुरुआत होती है और हेरात सिटी को इस एम्पायर की कैपिटल बनाया जाता है। और कंदहार शहर की गद्दी तिमूर का ग्रैंडसन पीर मोहम्मद संभालता है। और तिमूरिद शासनकाल में अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रिबिल्ड किया जाता है, जो पहले डिस्ट्रॉय हो चुका था। और फिर 16th सेंचुरी आते आते तिमूरिद एम्पायर का भी डिक्लाइन शुरू हो जाता है और एक नए रूलर का राइज होता है, जिसका नाम था बाबर। बाबर काबुल को अपना कैपिटल बनाता है और 1522 के आसपास कंधार को कैप्चर करता है और फिर 1526 के आसपास वो भारत में दिल्ली की तरफ भी बढ़ता है। और फिर आगे चलकर सफ़ाविद डायनेस्टी का भी राइज होता है। सफ़ाविद डायनेस्टी एक इरानियन शिया मुस्लिम डायनेस्टी थी और सफ़ाविद डायनेस्टी और मुग़ल डायनेस्टी के बीच युद्ध भी होता है, जिसमें अफगानिस्तान के वेस्ट पार्ट में सफ़ाविद डायनेस्टी का कब्जा हो जाता है और ईस्टर्न पार्ट मुगल्स के अंडर में आ जाता है, जिसमें साउथ ऑफ हिंदू कुछ भी शामिल था। और कुछ समय बाद आगे चलकर एक नए रूलर की एंट्री होती है, जिसका नाम था नादिर शाह अफशर। और नादिर शाह भी एक ईरानियन रूलर था और अब अफगानिस्तान पर नादिर शाह द्वारा अटैक कर दिया जाता है, जिसमें काफ़ी टेरिटरीज जो मुगल्स के अंडर में थी, जिसमें हिंदू कुछ भी शामिल था, उन पर भी नादिर शाह द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। और नादिर शाह को ईरानियन हिस्ट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग भी माना जाता है और नादिर शाह द्वारा ही अफशरीद डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। और नादिर शाह के बाद यहाँ पर अहमद शाह दुर्रानी का रूल शुरू होता है, जिन्होंने दुर्रानी एम्पायर खड़ा किया था और मॉडर्न अफगानिस्तान की स्थापना भी की थी। यहाँ पर बने ऊंचे किले, बर्फीले पहाड़, ट्राइब्स, गोरिल्ला वॉरियर्स, इनकी वजह से बाहरी इन्वेडर्स भी समझ गए थे कि अफगानिस्तान में इन्वेड करना तो आसान है, लेकिन टिकना बड़ा मुश्किल है। अब अफगानिस्तान में किंग्स और एम्परर्स द्वारा इन्वेजन्स का सिलसिला थोड़ा रुका, तो अब यहाँ पर एक नया गेम शुरू हो जाता है, जिसे कहा जाता है द ग्रेट गेम। होता क्या है कि 19th सेंचुरी के आसपास ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच अफगानिस्तान को लेकर एक टसल चल रही थी और दोनों की ही नज़रें अफगानिस्तान पर टिकी थी। और इसका कारण था सेंट्रल एशिया। रशियन एम्पायर को डर था कि ब्रिटेन सेंट्रल एशिया में अपनी पकड़ ना बना ले, और वहीं ब्रिटेन को लगता था कि रशियन एम्पायर पहले सेंट्रल एशिया में कब्जा करेगा और उसके बाद भारत में घुसेगा। और उस टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर एक पावरफुल एम्पायर भी था। अब इसी कश्मकश में यूनाइटेड किंगडम अफगानिस्तान पर अटैक कर देता है। अब यहीं से एंग्लो अफगान वॉर्स की शुरुआत हो जाती है। अब 1839 में पहला एंग्लो अफगान वॉर शुरू होता है, जिसमें ब्रिटेन काबुल पर अटैक कर देता है, लेकिन अफगान ट्राइब्स कुछ साधारण वेपन्स के साथ ही ब्रिटिश आर्मी का डटकर मुकाबला करती है। इवन ब्रिटिश आर्मी को वापस खदेड़ भी देती है और 4 साल युद्ध में गंवाकर ब्रिटेन के हाथ कुछ नहीं लगता। इवन ब्रिटिश एम्पायर को हार का सामना करना पड़ता है, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर का मॉरल भी डाउन हो जाता है, मनोबल टूट जाता है और ये विश्वास भी कि ब्रिटिश एम्पायर को कोई नहीं हरा सकता। अब 1878 में ब्रिटिश एम्पायर द्वारा अफगानिस्तान पर दूसरा अटैक किया जाता है और यहाँ से दूसरे एंग्लो अफगान वॉर की शुरुआत होती है। और इस दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध में ब्रिटिश को थोड़ी कामयाबी मिलती है, लेकिन अंग्रेज़ अपने पांव अफगानिस्तान में नहीं जमा पाते और उन्हें वापस भागना पड़ता है। अब 1919 में ब्रिटिश एम्पायर द्वारा अफगानिस्तान पर तीसरा अटैक किया जाता है और तीसरे एंग्लो अफगान वॉर की शुरुआत होती है। और तीसरे युद्ध में ब्रिटेन 4 महीने बिताकर अपनी फ़ौज अफगानिस्तान से वापस बुला लेता है और अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है।
और अब ब्रिटेन और अफगानिस्तान के बीच एक ट्रीटी भी साइन हो जाती है जिसमें ड्यूरेंट लाइन भी इस्टेब्लिश कर दी जाती है। ड्यूरेंट लाइन यानी एक इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। 2670 किलोमीटर्स की ये ड्यूरेंट लाइन है, यानी ये बॉर्डर है जो वेस्टर्न में ईरान से जाकर मिलती है और ईस्टर्न में चाइना से। लेकिन अब जो ये बॉर्डर है, ये ड्यूरेंट लाइन जो है, ये पाकिस्तान में आता है। अब ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बन चुका है क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान नहीं था और इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो अब ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया। अब 1920 में अफ़गानिस्तान के वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का दौर शुरू होता है और उस टाइम पर अफ़गानिस्तान की गद्दी पर थे अमानुल्लाह खान। और एक ये वो दौर था तब अफ़गानिस्तान किसी वेस्टर्न कंट्री से कम नहीं था। अमानुल्लाह बिलीव रखते थे कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सबको इंडिविजुअल फ्रीडम मिलनी चाहिए और इनका एम था कि एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए और इंपोर्ट को कम किया जाए, नेशनल इंडस्ट्रीज़ बनाई जाए। अमानुल्लाह ने स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स एक साथ पढ़ सकें और वुमेन के लिए स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड जो था जैसे बुर्का, उस पर से भी इन्होंने पाबंदी हटा दी थी। यानी अब अफ़गानिस्तान में बुर्का वगैरह पहनना कोई ज़रूरी नहीं रह गया था। अमानुल्लाह ने स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए थे जिसमें मेडिकल और साइंस की एजुकेशन दी जाती थी और यहाँ तक कि फ्रेंच टीचर भी हायर किए जाते थे। और आज के तालिबानी रूल में आप और हम जानते हैं कि 8 साल की बच्ची का स्कूल जाना भी अलाउड नहीं है। और ये चीज़ मुझे याद दिलाती है इरानियन रेवोल्यूशन की। 1979 के रेवोल्यूशन से पहले ईरान भी ऐसा ही मॉडर्नाइज था, लेकिन अमानुल्लाह का ये रिफॉर्म और ये मॉडर्नाइजेशन अफ़गानिस्तान में कुछ कट्टरपंथियों को नहीं भाया और जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर छिड़ जाता है और अब अफ़गान गवर्नमेंट सोवियत यूनियन से मदद मांगता है और सोवियत यूनियन अफ़गान गवर्नमेंट की मदद के लिए अपनी फोर्सेस अफ़गानिस्तान भेज देता है। अब क्या होता है कि अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन आर्मी से लड़ने के लिए मुजाहिदीन के ग्रुप बनने शुरू हो जाते हैं। ये ग्रुप सोवियत यूनियन आर्मी का विरोध करते हैं और उनसे जंग करते हैं, जिसके रिटेलिएट में सोवियत यूनियन एयर स्ट्राइक भी करती है और इसमें आम जनता को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उस टाइम पर सोवियत यूनियन एक सुपर पावर माना जाता था, लेकिन मुजाहिदीन के ग्रुप्स सोवियत यूनियन आर्मी को टक्कर दे रहे थे क्योंकि मुजाहिदीन को वेपन्स प्रोवाइड करा रहे थे दूसरे देश जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूके, चाइना और यूएसए। और कुछ सोर्सेस का कहना है यूएसए मुजाहिदीन को वेपन्स तो प्रोवाइड करा ही रहा था, साथ ही पाकिस्तानी इंटेलिजेंस द्वारा फाइनेंशियली मदद भी पहुंचा रहा था। इसे एक प्रॉक्सी वॉर भी कहा जा सकता है क्योंकि कई सारे देश इसमें डायरेक्टली शामिल ना होके इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, इसीलिए इसे नाम दिया गया था द ग्रेट गेम। और काफ़ी स्ट्रगल के बाद सोवियत यूनियन आर्मी का अफ़गानिस्तान के कुछ शहरों में कब्ज़ा भी हुआ जिसमें लाखों अफ़गान लोग मारे गए और कुछ देश छोड़कर ही चले गए। लेकिन ट्राइबल एरियाज़ में अब भी मुजाहिदीन का दबदबा बना हुआ था और बताया जाता है कि सोवियत यूनियन को लगता था कि साल 6 महीने में स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाएगी और सोवियत यूनियन आर्मी वापस चली जाएगी। सोवियत यूनियन आर्मी को ये नहीं पता था कि उन्हें मुजाहिदीन के एक भारी प्रतिरोध और गोरिल्ला वॉरियर्स का सामना करना पड़ेगा। अफगानिस्तान की स्थिति सुधरने में 9 साल लग जाएंगे और सोवियत यूनियन को अपनी पूरी पावर लगाने के बाद भी अफगानिस्तान में जीत नहीं मिली। इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा वो अलग से, और फिर सोवियत यूनियन को रियलाइज़ हुआ और 9 से 10 साल खर्च कर उसने अपनी आर्मी को 1988 में अफगानिस्तान से वापस बुला लिया और इसके कुछ साल बाद ही सोवियत यूनियन बिखर गया और छोटे छोटे देशों में बंट गया। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी युद्ध की वजह से सोवियत यूनियन का विभाजन हुआ था और सोवियत यूनियन के वापस जाते ही अफगानिस्तान में तालिबान का राइज हुआ और फिर तालिबान ने धीरे धीरे अफगानिस्तान पर कब्जा करना शुरू किया। पहले हेरात सिटी को कब्जाया और फिर बुरहानुद्दीन रब्बानी जो उस टाइम के अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे उनको हटाकर राजधानी काबुल पर भी कब्जा कर लिया और लगभग कुछ ही सालों में पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत हो गई। और अब 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान पर अटैक करता है। कारण था ओसामा बिन लादेन।
7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने 9/11 के रिटेलिएशन में अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और अमेरिका ने तालिबान पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा भी लिया था, लेकिन ये कंट्रोल ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया क्योंकि तालिबानी अमेरिकन फोर्स के साथ साथ अफगान गवर्नमेंट पर भी छुपकर गोरिल्ला अटैक किया करते थे। और फिर 2006 में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नाटो के हाथों में आ जाती है और फिर ये युद्ध 14-15 सालों तक चलता रहता है। और फिर 2 मई 2011 को 9/11 का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन भी अमेरिकन फोर्स के हाथों मारा जाता है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिकन फोर्सेस अब भी एक्टिव थे। अमेरिका भी अफगानिस्तान में इतने साल गंवाकर तालिबान को ख़त्म नहीं कर पाया। शायद इसीलिए अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है, यानी साम्राज्यों का कब्रिस्तान। और अब 2021 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अमेरिकन फोर्सेस को वापस अफगानिस्तान से बुला लिया और जैसे ही वेस्टर्न फोर्सेस वापस जाती हैं फिर से तालिबान अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लेता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।